तो टॉपिक है आज का नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। इससे पहले आप लोगों ने लीनियर वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके अंदर लैग्रांजे के थ्रू आप लोग इक्वेशन को सॉल्व करते थे। उस टाइप का एक फॉर्मेट था, वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन होनी चाहिए और उसी का फिर वर्किंग रूल था, मींस ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बाद मल्टीप्लायर या विदाउट मल्टीप्लायर इसको सॉल्व करते हैं। ये तो था लीनियर के अंदर, लेकिन अब है नॉन लीनियर। पहले तो यही कि नॉन लीनियर में डिफरेंस क्या हो गया। पहले क्या था, ऑब्वियसली लीनियर में कभी भी आए ना कहीं पर भी, तो लीनियर में क्या होता है, अगर सपोज एक्स में कोई फंक्शन इक्वेशन लीनियर है तो उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी, डिग्री 1 होगी हमेशा। अगर पी की बात चल रही है, पी और क्यू की, तो इनकी पावर 1 होगी तो वो लीनियर है। और अगर 1 से ज्यादा है, मीन्स अगर वो मल्टीप्लाई में आ जाए या पी स्क्वायर हो जाए, क्यू स्क्वायर हो जाए या और पावर भी हो जाए, अगर 1 में नहीं है तो वो नॉन लीनियर में काउंट होती है। और नॉन लीनियर की इक्वेशंस को हम लोग अपने लैग्रांजे से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें से एक है काफी इंपॉर्टेंट, वो है चार पिट। तो सॉल्व नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चार पिट मेथड। चार पिट मेथड से किस टाइप से इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नंबर 1, दिस मेथड इज जनरल method to find the complete solution of first order non-linear partial differential equation. This method is applied to solve those equations that cannot be reduced to any of the standard form. अगर कोई इक्वेशन आ जाती है आपके पास और वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती, वो चार जो बताई थी पीछे, तो अब मजबूरन हमको चार पिट पे जाना ही पड़ता है। दूसरी बात, चार पिट मेथड उन स्टैंडर्ड फॉर्म जो पुरानी वाली थी उनको भी रिप्लेस कर सकता है। आप उनको ना लगाइए, ये लगा दीजिए। लेकिन वो स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग है कि एक ऐसी है कि अगर वो दिखाई दे तो डायरेक्ट उसका आंसर दे सकते हैं आपको, लेकिन आपको वो चारों याद होने चाहिए कि हाँ ऐसे ये आएगा तो ये आएगा तो ये, फिर आप वहां पे आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा क्या है। क्योंकि अभी आप देख रहे थे ना पीछे, अगर आप पीछे जाएंगे तो देखो हर एक में थोड़ा चेंजेस है। ये केवल यहाँ है, इसके अंदर ये भी आ गया, इसके अंदर केवल ये है, कब ये है, कब वो है, कब ये है, ये थोड़ा प्रॉब्लम करता है बच्चे को। ठीक है, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया था, चलिए स्टार्ट करें जरा। लेट द जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सपोज इस टाइप की। पहले क्या था, पीपी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर था। अब वो कह रहा है इसको साइड करिए, अब जो इक्वेशन होगी उस इक्वेशन के चाहे अंदर एक्स हो, वाई हो, जेड हो, पी हो, क्यू, कुछ भी हो, सबको ले आइए एक साथ, कोई भी हो, कैसे भी हो, किसी भी फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में ले आइए, मतलब फंक्शन बना लीजिए उसका। अगर कोई इक्वेशन सपोज एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस यहाँ पे मान लीजिए 2q इक्वल टू 0 है, नो प्रॉब्लम, इसको फंक्शन मान लीजिए, इसको फंक्शन मान लीजिए, ये आ गया फंक्शन। राइट, चलिए अब इसके अंदर क्या है, द मेन थिंग इज चार्पिंग मेथड टू फाइंड द अनदर रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल दिस। हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन की हेल्प से आगे चल के ऑक्सिलरी इक्वेशन वगैरह की हेल्प से हमें एक नया रिलेशन निकालना है। इस स्लाइड के अंदर जो मैं आपको समझाने वाला हूँ यहाँ पूरे में, उसका अगर 10% भी आपको समझ में आ गया तो काम चल जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग ना वर्किंग रूल कर रहे हैं ना आगे कुछ कर रहे हैं, तो हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है इसके अंदर। अगर ये सर के ऊपर जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल की हेल्प से ही सोल्व हो सकते हैं। न्यूमेरिकल मींस या एग्जाम्पल की हेल्प से, एग्जाम्पल ही करेंगे आप तभी पॉसिबल है कि ये समझ पाए अच्छे से। तो अगर 10% भी आप लोगों को समझ में आ रहा है दैट मींस काफी है, इतना यूज है इसका, ज्यादा यूज नहीं है यहाँ का, इस पूरी स्लाइड का। तो ये क्या कहना चाह रहा है, नंबर 1, इसने कहा कि नॉन लीनियर जो इक्वेशन होगी, जो कि एग्जैक्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उस फॉर्म की ना हो तब भी हम सोल्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप की है, कोई भी जिसके अंदर एक्स वाई जेड पी क्यू सब हो, इसने ये नहीं कहा कि पी का पी स्क्वायर ही हो, नहीं, ना इसने कहा कि पी क्यू हो, नहीं, इसने ये भी नहीं कहा कि पी क्यू एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई में हो, नहीं, उसने कहा कोई भी हो, कैसे भी हो, हम सबको सोल्व कर लेंगे। तो उसने कहा कि कैपिटल एफ जो है हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक नए इक्वेशन में, जो कि स्मॉल एफ कन्वर्ट हो जाता है कैपिटल एफ में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा,
इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। कभी भी कोई जेड यहाँ लिख भी दिया है, जब जेड जो है डिपेंड करता है एक्स और वाई पर, तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं जहां पर डेल जेड अपॉन डेल एक्स जो है वो पी होता है और क्यू होता है। अब मैं आगे से ये नहीं लिखूंगा, और उसके केवल एक फॉर्मूला याद करना है, ये याद करना है, केवल और केवल ये याद करना है, डी जेड इजकल टू इसी का यूज होगा। समझ रहे हैं आप? एक चीज समझिए जरा, कोई भी इक्वेशन सॉल्व होती है, कोई भी किसी टाइप की इक्वेशन हो, सपोज ये सिंपल ले लूं पार्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल डी बाई समथिंग इज इक्वल टू 0, तो इसमें सॉल्व क्या करना होता है? इसमें सॉल्व करना होता है y इज इक्वल टू व्हाट। तो इसके अंदर क्या सॉल्व करना है? इसके अंदर करना है कि y इज इक्वल टू व्हाट। अगर कहीं पर इससे पहले भी क्वेश्चन किया आप लोगों ने, अगर अभी p p प्लस q q इज इक्वल टू r था, तो इसके अंदर सॉल्व क्या करना था? इसके अंदर आगे, क्योंकि ये p जो है वो डेल z अपॉन डेल x है, डेल z अपॉन डेल x है, डेल z अपॉन डेल y है, तो इसमें जो ऊपर वाला वैल्यू है ये z जो कि डिपेंडेंट है, वो इज इक्वल टू फाइंड आउट करना होता है। मींस वो क्या है, बस केवल ये करना है। करना क्या है हमको? जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म में लेके आना है, तो वही यहां कर रहे हैं। ये जो भी है उसके अंदर हमको केवल और केवल z चाहिए, z आगे भी z ही लेना है, आगे भी z ही चलेगा। तो z निकालने का एक ये फॉर्मूला है, dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे यहाँ दोनों साइडों में, तो dz का तो z हो जाएगा, p की वैल्यू यहां से उठाएंगे, q की वैल्यू भी या तो यहां से या यहां से उठाएंगे। p और q की वैल्यू यहां आ जाए तो आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर सपोज बाई चांस ये जो है dz इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई था, और p की वैल्यू सपोज 2x है, सपोज मैंने इजी ले लिया लेकिन कोई बात नहीं, ये सपोज 3y है, 3y, ये dz हो गया। ये कहां से आया p की वैल्यू? p की वैल्यू यहां से कहीं से उठाएंगे, अभी वो जब एग्जाम्पल लेंगे तब देखते हैं। q की वैल्यू यहां से या यहां से सॉल्व करके देंगे। तो अब आपको इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए। इंटीग्रेशन करने के बाद z इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 प्लस c, दो जो कैंसिल होने हैं वो कैंसिल कर दो, बस z की वैल्यू आ जाएगी आपकी। समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है? नंबर 1, हर एक 4 पिट में ये इक्वेशंस याद करनी है। इसके अंदर p और q की रिक्वायरमेंट है, वो हम ऊपर से निकालेंगे या ऑक्सिलरी इक्वेशन से निकालेंगे, अभी देख लेते हैं। अगर ये है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां आपको 100% समझ में आए इसकी कोई गारंटी नहीं है और ना ही आपको जरूरत है। आप यहां से 10-20% समझ लीजिए, काफी है कि हाँ ऐसा हो रहा है। अभी 4 पिट स्टार्ट नहीं हुआ। चलिए, अब जैसे कि लैग्रांजे की ऑक्सिलरी इक्वेशन थी dx अपॉन दिस, dy अपॉन दिस और dz अपॉन दिस, इसके अंदर 3 टर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसी टाइप से इससे थोड़ी सी टफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 4 पिट की होती हैं। थोड़ी सी कह लो या थोड़ी और ज्यादा टफ कह लो, 4 पिट की होती हैं। और 4 पिट में लगभग 5 to 6 टर्म होती है। 5 इंपॉर्टेंट रखती है, छठी भी होती है, वैसे 6 मान सकते हो आप। अगर मैं कहूँ तो टोटल 6 लिखूंगा मैं, लेकिन 5 भी चल सकती है। ये ऑलरेडी ऑक्सिलरी इक्वेशन के अंदर होंगी। अब उन सबको आपको लर्न करना भी है। चलिए देख लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन की मैं झलक दे देता हूँ कि क्या है, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। हल्का सा आइडिया दे दूं जरा। ऑक्सिलरी इक्वेशंस यहाँ पे क्या किया, तो सॉल्यूशन ऑफ 3 इफ एग्जिस्ट इट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। वही तो मैंने बताया आपको, जो z है भाई यही आपका z, इसमें सॉल्व कर दीजिए, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। चलिए, अब हम क्या कह रहे थे, 4 पिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ध्यान से देख लो, इधर घुमाएगा, ये लो जी, देखिए dx अपॉन दिस, dy अपॉन दिस और dz अपॉन दिस, ये 3 तो पहले भी थी लेकिन वो इतनी टफ नहीं थी। पहले तो बहुत सिंपल सी थी, dx अपॉन p, लो जी सिंपल सी बात है, p उठा लेते थे यहां से कहीं से। इस बार क्या करेंगे, dx अपॉन माइनस डेल f अपॉन डेल p। तो ये f कौन सा है, ये स्मॉल f है जो हमने स्टार्टिंग में माना था। इसी टाइप से यहाँ और इसी टाइप से यहाँ, इन पर मैं फोकस अभी करूंगा, आगे चल के फोकस करता हूँ। फिलहाल समझ लीजिए कि ये हैं। चलिए, इस टाइप की ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अपने वर्किंग रूल पर, जो कि 4 पिट का होगा। 4 पिट किस टाइप से काम करेगा। नंबर 1, सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन होगी उसको हम लोग f के फॉर्म में लिख लेंगे, फंक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। नंबर 1, द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म, हम उसको इस टाइप की फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे
सपोज आपके पास इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस 2x क्यूब इक्वल टू, यहां मान लीजिए क्यू वाई सपोज, तो ये राइट साइड वाला पोर्शन लेफ्ट में ले जाओ और इसको मान लीजिए इक्वल टू 0, इसको फंक्शन बनाइए। राइट, तो नंबर 1 स्टेप हो गया ये। दूसरा स्टेप, जब ये फंक्शन बन जाएगा एफ हो गया है, तो अब इसका हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल पी निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी डेल एफ अपॉन डेल जेड निकालेंगे। ये सारी वैल्यू हम लोग निकालेंगे किसके लिए? ऑक्सिलरी इक्वेशंस में रखने के लिए। अभी इक्वेशन, चलिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम लोग ये सब वैल्यू निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? स्टेप नंबर 3 बताएगा अभी। 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ जाइए सामने, ये रहा। अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं एक्स से स्टार्ट करूं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स कहां से लेके आओगे? ऑब्वियसली ये रहा, इसलिए तो बोल दिया उसने पहले निकाल लीजिए। डेल एफ अपॉन डेल वाई भी यहीं पर है, ये रहा। जेड ये रहा, सारे हैं, सब है, अगर ढूंढोगे सब मिल जाएंगे। कितने? 1 2 3 4 5। ये 5 के 5 पहले से निकाल के रखिए, क्योंकि हमको उठा के यहाँ रखना है, हमको उठा के यहाँ पे रखना है। अब आगे कहानी सुनिए जरा। ये मेथड उन मेथड से थोड़ा टफ होता है, आप देख रहे होंगे इक्वेशंस ही टफ है थोड़ी सी। इसको कैसे लर्न करेंगे हल्का सा आइडिया मैं बता दूंगा, इतना टफ भी नहीं है। ठीक है, कैसे मैं हल्का सा आइडिया दूंगा, देखो इसको याद कर लीजिए। डेल एफ अपॉन डेल पी, तो वाई का अपने आप हो गया। जब एक्स के नीचे पी के रेस्पेक्ट में है, तो वाई के नीचे क्यू के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। समझ रहे हैं? एक्स वाई और जेड में हमेशा माइनस रहेगा। देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, बाकी दोनों में प्लस रहेगा। दूसरी बात, अगर आप इसको कर लेते हो तो समझ रहे हैं, एक को कर लोगे दूसरा लगभग हो ही जाएगा। जेड वाला पोर्शन, ये पोर्शन लगभग वही है जो अभी इससे पहले किया था हमने। क्या ये किया था ना आपने? कुछ जैसा ही होगा, टाइम बोलने लगता है। ठीक है, जेड बस यहाँ पी कर दीजिए, यहाँ क्यू कर दीजिए। अभी हमने आप लोगों ने पढ़ा था लगभग ऐसा सही है। पी में एक याद कर लीजिए, क्यू वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। जरा देखो, ये याद कर लीजिए एक। अगर P के नीचे x के रेस्पेक्ट में है, तो Q के नीचे y के रेस्पेक्ट में होगा। जब P के नीचे यहाँ P है, तो Q के नीचे यहाँ Q होगा। Z है तो Z रहेगा, Z थोड़ा ना किसी को चेंज होता है। और P और Q में आप लोग इधर उधर कर सकते हो, X और Y में आप इधर उधर कर सकते हो, Z तो Z ही रहेगा ना। जब कभी भी देखो, यहाँ X के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ Y के रेस्पेक्ट में, यहाँ P कर रहे हो तो यहाँ Q, यहाँ Z, यहाँ Z ही रहेगा। और फंक्शन F रहेगा, तो F का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है ना। कुल मिला के आपको ये लर्न करना ही है ऑक्सिलरी इक्वेशन। राइट, चलिए आगे बढ़े। अब आगे क्या करना है? अब जैसे कि लैग्रांजे में हुआ था, कोई भी दो इक्वेशन, दो पार्ट, दो इक्वेशन ले लीजिए, दो टर्म, आप इन दोनों को ले लो, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, किसी को भी। लेकिन हम लोग प्रीफर ऐसा करेंगे जिसके अंदर P मिल जाए, P या Q मिल जाए, या दोनों मिल जाए। राइट, तो मेरे को लाएंगे तब हम देखते हैं तो भी एग्जांपल्स। P और Q की फॉर्म में मिल जाए, ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि जिससे P निकल जाए। हम लोगों को तो ये वाला फॉर्मूला याद है ना, P dx प्लस Q dy, या हम लोग ने इससे पहले लिखा था डेल जेड अपॉन डेल एक्स dx वाला। तो अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पर P चाहिए ना, यहाँ Q चाहिए, तो कहां से निकालोगे? तो हम ऐसा देखेंगे जहां से P मिल जाए। चलिए वो हम जब आएगा कोई प्रॉब्लम तब देखते हैं। राइट, चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। यहां से हम लोग P निकाल देंगे, और P निकाल के वो वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, या Q निकाल देंगे और Q उठा के यहाँ रख देंगे, इससे P आ जाए। राइट, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उठा के ये वैल्यू हम लोग ने इस वाली इक्वेशन में रख देना है और इंटीग्रेट कर दीजिए। मेन लास्ट में ये आंसर है, लास्ट में पहुंचना यहीं पर है हमको। P देखिए यहाँ जरा समझिए, इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या है? dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy। dx की रिक्वायरमेंट तो तुमको नहीं है, ये तो इंटीग्रेट करने की हेल्प करेगा। y की आपको जरूरत नहीं है, ये खुद अपने आप काम करेगा। यहाँ हम लोग इंटीग्रेशन लगाएंगे, इसकी आपको जरूरत नहीं है। तो आपको जरूरत किसकी है? नंबर 1 P की, नंबर 2 Q की। तो P और Q ही तो निकालने हैं यहाँ से।
पहले यहाँ से फंक्शन निकालते थे, अब केवल पी और क्यू निकालेंगे, यहाँ रख देंगे और आंसर, जो कि अपने आप में थोड़ा टफ काम है, जो कि अपने आप में थोड़ा टफ काम है। सॉल्व दिस इक्वेशन बाय चारपिट मेथड। हम लोग चारपिट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको एक फंक्शन मान लीजिए स्मॉल एफ। ये नोटेशन मैंने लिए हैं और जो स्टैंडर्ड बुक है 2-4 ये आप लोगों को दी है, उसी के अकॉर्डिंग लिए हैं। अदरवाइज मेरे पास कुछ और बुक नहीं है जिसमें कुछ और भी मान के चला है, जैसे वहां पर कैपिटल एफ को इस टाइप से फाई मान रखा है या कोई वैल्यू मान रखी है, लेकिन मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है जो कि आप लोगों को बुक प्रोवाइड कराई है, वहां से ही लगभग वैसा ही मिल जाए आपको। तो सबसे पहले आप लोग इसको फंक्शन मान लीजिए स्मॉल एफ। ये जो है इक्वेशन दी थी आप लोगों को, इसको मान लिया मैंने स्मॉल एफ, राइट। ये हेल्प करेगा एफ जब हम लोग डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालेंगे। ये एफ कहां से आएगा, एफ ये वाला एफ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल एफ अपॉन जेड निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल पी निकालेंगे और डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकालेंगे। ये पांचों की पांचों टर्म निकाल लीजिए। वो इसलिए क्योंकि ये पांचों टर्म ऑक्सिलरी इक्वेशंस के अंदर आने वाली हैं, वहां पे भी रखना पड़ेगा ना, तो इसलिए पहले ही निकाल के रखिए। ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं दिखा चाहूंगा एक बार पहले भी, फिर दिखा देंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लोग इनको निकाल लीजिए, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहां से एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 2z, ठीक है। मैं एक करके देख लेता हूँ, फिर बाद में आप लोग कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये हो गया, इसको हटाओ जरा कुछ टाइम के लिए, ये हो गया 2z। जब यहाँ करूंगा तो माइनस के 2px, बताइए यहां से करूंगा तो x के रेस्पेक्ट में 2q/, बस ठीक है। जब y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो ये पोर्शन है नहीं, y के रेस्पेक्ट में डेल एफ अपॉन डेल y, जब मैं यहाँ करूंगा तो ये तो y है नहीं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में आप लोग सब जानते हैं कि जिस भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट बिहेव करते हैं, ये भी नहीं कट, ये भी कट, ये बचेगा। तो y के रेस्पेक्ट में करूंगा तो माइनस के 2qx, कोई बड़ा काम नहीं है इन यहां पर डिफरेंशिएट करना, कोई बड़ा काम नहीं है। डेल अपॉन जेड और ये सब लोग आप लोग कर दो, सारे कर दोगे, मैं फेयरली भी करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन 1 यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स निकाल दिया, डेल अपॉन डेल वाई निकाल दिया, जेड निकाल लीजिए, पी निकाल लीजिए और क्यू निकाल लीजिए, ये सारे निकाल दिए, राइट। जैसे वहां पर हम लोग लैग्रांजे में पहले कैपिटल P निकालते थे, कैपिटल Q निकालते थे, R निकालते थे, अब हम लोग ये निकालेंगे इसकी जगह। चलिए आगे बढ़े। अब आते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन पर। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस, ऑब्वियसली वही 1 2 3 4 5, ये 6 भी है लेकिन यूज नहीं करेंगे, यूज तो इनमें से भी कम का यूज होगा, लेकिन देख लेते हैं। तो ये आप लोगों की ऑक्सिलरी इक्वेशन है जो आपको लर्न होनी चाहिए, जो कि 1-2 बार में नहीं होगी। आप इसको 2-4 बार क्वेश्चन करेंगे तो ये लर्न हो जाएगी, राइट। हल्का सा आइडिया दे दिया था मैंने आपको कि x के अंदर भी माइनस होता है, y के अंदर भी माइनस होता है और z के अंदर भी माइनस होता है, जबकि p और q में माइनस नहीं होता है, प्लस प्लस होता है। दूसरी बात x को लर्न कर लीजिए, जैसा यहाँ है उसी का अपोजिट यहाँ हो जाएगा, ठीक। जब x के रेस्पेक्ट में x के नीचे p के रेस्पेक्ट में आ रहा है तो यहाँ q आएगा। इसी टाइप से ये याद कर लीजिए तो ये बन जाएगा, यहाँ x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ y के रेस्पेक्ट में, यहाँ z है तो z ही रहेगा ऑब्वियसली, यहाँ p है तो यहाँ q रहेगा। ये तो लर्न करना ही है आपको, अपना भी आइडिया आप लोग लगा सकते हैं। अब आप देखिए डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू ये रही, डेल f अपॉन डेल z की वैल्यू आप लोग ये रही, डेल f अपॉन डेल y की वैल्यू ये रही, डेल f अपॉन डेल z की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, ये रहा, p की वैल्यू ये रही, q की वैल्यू ये रही, p और q पहले से है। बस जो हमको पहले रिक्वायरमेंट थी हमने वो सब निकाल दिया। अभी चारपिट ने काम स्टार्ट किया ही नहीं है, अभी तो स्टार्ट होगा, टफ काम तो अभी स्टार्ट होगा। चलिए आगे बढ़े, हो गया सब काम, आगे तो सब वैल्यू रख देता हूं मैं जो जो जिसकी थी, ठीक। चलो सबसे पहले मैंने p के नीचे रख दी ये वैल्यू डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर आगे की वैल्यू q की वैल्यू, ये सब वैल्यू हम लोगों ने जो जो है वो सब रख देता है, ये सब वैल्यू मैंने उठा के रख दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इन मेथड को देख लीजिए, राइट। बताएं यहां से हमें ऐसी कोई 2 टर्म लेनी है जिसमें से p या q या दोनों आ जाए, मतलब p की वैल्यू कुछ निकल जाए, चाहे वो इन द टर्म ऑफ
इन द टर्म ऑफ क्यू आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन पी की वैल्यू तो आ जाए, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला था डी जेड इक्वल टू वो तो निकल जाए हम लोगों का पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई का, पी निकल जाए और क्यू निकल जाए। चलिए तो याद रखिए जब कभी ये आ जाएगा तो आप लोग यहां से ऐसे दो टर्म लेंगे, इजी नहीं ढूंढना है कि इजी ढूंढ के काम चला लो, ये सर इसको ले लो 0 बन रहा है नीचे, नहीं इसका तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें इनमें से ऐसी टर्म लेनी है जिसके अंदर P और Q दोनों या कम से कम P निकल जाए या Q निकल जाए। अब यहां से P निकालने के बाद उसको उठा के हम लोग यहाँ निकाल के Q निकाल देंगे और अपने जनरल फॉर्मूले में रख देंगे, या Q निकाल के P निकाल देंगे। आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो जरा यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर ये वैल्यू सेकंड टर्म आप किसी की टर्म के साथ ले जाओ, किसी भी टर्म के साथ, अगर ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू 0। आप इन दोनों को ले लो, जैसे ये लोगे 0 इधर मल्टीप्लाई में तो डी क्यू इक्वल टू 0। पहले भी तो ऐसा ही करते थे। आप कहोगे सर एफ भी तो है, इसको कर लो, इसको करके हम करेंगे क्या, हमें तो चाहिए P, हमें चाहिए Q। अब हमें लैग्रांजे यूज नहीं करना है, अब हमें लैग्रांजे यूज नहीं करना है। चलिए हमें इसको ले लेना है, किसी के भी साथ भी, किसी भी इसके साथ ले लो, तो ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू 0। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा Q इक्वल टू A या C1, Q इक्वल टू A या C1, राइट। अब ये Q की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में रख दीजिए और यहां से P निकाल दीजिए। Q भी आ गया, P भी आ गया, अपने क्वेश्चन में रख देंगे हम। चलिए मैं बढ़ा देता हूँ आगे जी, ये आ गया Q, आगे बढ़िए, Q इक्वल टू A इन क्वेश्चन नंबर 1 में उठा के रख दीजिए यहाँ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जिससे हमारा Q तो आ चुका है, P भी निकाल दें, P भी आ जाए। चलिए जैसे मैंने इसके अंदर रख दिया तो जरा देखें आगे, P की वैल्यू ये आ गई, P की वैल्यू आ गई आप लोगों की। बस अब हमारा जो फॉर्मूला है डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसके अंदर P की वैल्यू ये रख देंगे, Q की वैल्यू ये रख देंगे और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। बस अब यहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। स्टूडेंट इस पूरे ही मेथड में कहां कहां प्रॉब्लम आएगी बच्चों को जरा देखिए। नंबर 1, जब इक्वेशंस गिवन होगी उसको F मानने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां नहीं आएगी ऑब्वियसली। यहाँ डिफरेंशिएशन कितना भी टफ हो आप लोग कर लोगे तो मुझे नहीं लगता यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी, ये भी हो जाएगा। दूसरा, ये भी आप लोग लैग्रांजे की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है, सॉरी चारपिट की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो भी एक बार याद कर लोगे, कोई बड़ा काम नहीं है। वैल्यू रखने के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, आप लोगों का अभी बड़ा काम स्टार्ट होगा अभी, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, नंबर 1 सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप इनमें से कौन सी वैल्यू को चूज करें जिससे P आ जाए या Q आ जाए या दोनों में रिलेशन आ जाए। नंबर 1 प्रॉब्लम स्टार्ट होगी यहाँ। नंबर 1 प्रॉब्लम कि यहाँ इनमें से क्या लें, ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको बन जाएगा। या मैंने आपको बताया हम लोग ऐसी वैल्यू चूज करते हैं जिससे कि P की वैल्यू फाइंड हो जाए या Q की वैल्यू फाइंड हो जाए, और कोशिश करेंगे कि P की वैल्यू, यहाँ देखो P किसके साथ है, X के साथ, हम कोशिश करेंगे कि P वाली टर्म X वाली टर्म के साथ। ये थोड़ा डीपली मैटर है, धीरे धीरे समझाऊंगा और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो एक ही दिन में एक ही क्वेश्चन में सब कुछ समझा दिया तो सर के ऊपर भी जा सकता है। कुल मिला के शॉर्ट समझिए कि हमें P निकालना है कहीं से और कहीं से Q निकालना है। अब P और Q निकालना, नंबर 1 प्रॉब्लम आएगी P फाइंड आउट करने में या Q फाइंड आउट करने में। जब वो फाइंड आउट हो जाएगा नंबर 1 प्रॉब्लम, तो उनको P की हेल्प से Q और Q की हेल्प से P निकालने के बाद ये वैल्यू यहाँ रखनी पड़ेगी आपको इस इक्वेशन में। अब यहाँ इंटीग्रेशन नहीं होता बच्चों से, यहाँ इंटीग्रेशन। नंबर 2 प्रॉब्लम, 2 ही प्रॉब्लम है स्टूडेंट को यहाँ पर इस मेथड में, इसका इंटीग्रेशन शायद स्टूडेंट से ना हो। चलिए हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या किया फेयरली, क्या क्या इसके अंदर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हटाएं। ये आ गया था P की वैल्यू, ये आ गया था Q की वैल्यू, दोनों आ गई। चलिए अब हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला ले आए, जो मेन फॉर्मूला है आंसर का, ये dz इक्वल टू P dx Q dy। बस सिंपल सा फंडा है, जो जो फॉर्मूले में P और Q चाहिए वो रख देता हूं मैं। रखो, ये रख दिया, P की वैल्यू मैंने ये रख दी और Q की वैल्यू मैंने A रख दी। कोई डाउट किसी को, बताइए। अब क्या होगा, अब मैं तो सिंपली से कह दूंगा आपसे, बच्चे ऐसा करो इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइडों में, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा z, इसका भी हो जाएगा ay,
इसका इंटीग्रेशन कैसे करूं भाई, ये प्रॉब्लम है आप लोगों के सामने कि अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे जी। तो हमने क्या किया, ये dz है और यहाँ पर 8y है, इसको एक साथ ले गए, ये ले गए। उसके बाद ये पोर्शन इसको नीचे ले आए, बाकी को रिमेनिंग को ऐसे छोड़ दिया। समझ रहे हैं, dz के साथ में माइनस ए डी वाई यहाँ रहे। अब आप देख रहे होंगे ये पोर्शन का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं तो ऊपर है और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यानी डायरेक्ट मैं इसका लॉग ले सकता हूं इंटीग्रेशन में। अगर इंटीग्रेशन लिख दूं मैं टेकिंग इंटीग्रेशन, तो सीधा सीधा क्या करूंगा, लॉग जेड माइनस ए वाई, ये वाला पोर्शन। अब लॉग इसका ले लीजिए इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस लॉग बी। समझ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, वही कर देता हूँ, चलिए ये आ गया। अब ये दोनों एक साथ आ जाएंगे और अपोन में आ जाएंगे, ये भी कोई बड़ा काम नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जेड की वैल्यू चाहिए हमें, बाकी नहीं चाहिए, जेड चाहिए। चलिए आगे बढ़े, हमने वही किया, ये दोनों आ गया, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई हो गए यहाँ पर। इस ए वाई को उधर पहुंचा दीजिए क्योंकि हमको चाहिए जेड, हमको चाहिए जेड, बस यही आंसर। इसी द रिक्वायर्ड कंप्लीट सॉल्यूशन सोल्व बाय चारपिट मेथड। नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक फंक्शन मान लेंगे, वो मैं मान लेता हूँ। लेट द फंक्शन इज दिस, फंक्शन इज दिस, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, राइट, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, वर्क आउट नहीं है। अब इसके बाद इसी फंक्शन का हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड, डेल एफ अपॉन डेल पी और डेल एफ अपॉन डेल क्यू निकाल लेंगे। ये सभी निकालने होंगे क्योंकि ऑक्सिलरी इक्वेशन में वो वैल्यू पुट होने वाली है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आपने देख ली होगी, काफी बड़ी है, करीब 5 टर्म है उसके अंदर, और डीएफ को भी काउंट कर लो तो 6 टर्म है उसके अंदर, राइट। तो ये सब वैल्यू निकालिए जरा, पी के यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में करिए इस वाले को। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ आ जाएगा पी, बाकी सब कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे, समझ रहे हैं आप, बाकी सब हट जाएंगे। जब बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाई में ये हट जाएगा, बाई में ये आ जाएगा, ये हट जाएगा, ये करेंगे तो क्यू आ जाएगा, और जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा। आप लोग ऐसी सारी वैल्यू है आप लोगों की, सब निकल जाएंगी, इसकी वैल्यू 0 रख दीजिए। फिर पी के रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ करेंगे तो माइनस क्यू आ जाएगा, यहाँ से रख देंगे तो यहाँ देखो ये आ जाएगा, यहाँ पर पी के रेस्पेक्ट में एक्स माइनस, यहाँ से करेंगे तो माइनस क्यू, यहाँ जाएगा माइनस, राइट। इसी टाइप से क्यू के रेस्पेक्ट में कर लेना, ये सब हो जाएगा, ये सब वैल्यू आ जाएंगी। मैं फेयरली लिख देता हूँ, राइट जी। ये सब वैल्यू हमने पी क्यू ये सब निकालना है क्योंकि हम लोगों को इक्वेशन में वैल्यू चाहिए। चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन ये होती है, इसको आपको लर्न करना ही होगा, अच्छे से लर्न कर लीजिए आप लोग। तो हमने क्या किया, इन सबको डेल जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वो थी डीपी अपॉन ये, क्यू अपॉन दिस और दिस, ये सब। इसको लर्न करने के लिए हल्का सा आइडिया मैंने दे दिया था कि एक्स को याद कर लीजिए तो वाई अपने आप हो जाएगा, और पी को याद कर लीजिए क्यू अपने आप हो जाएगा, क्योंकि पी में एक्स में क्या है, पी के रेस्पेक्ट में है तो वाई में क्या हो जाएगा, क्यू के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पी में एक्स के रेस्पेक्ट में है तो क्यू में वाई के रेस्पेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर पी है तो इसमें क्यू हो जाएगा। इस टाइप से है। इस वाली टर्म को आप लोग थोड़ा सा आइडिया लगा के चल सकते हो, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई वाला, ऐसा हल्का सा आइडिया लेके चल सकते हो। देखो पी ए ना, क्यू ए ना, या एक्स के रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में, क्यू के रेस्पेक्ट में, ये आपको आइडिया लगाना है कैसे आप लर्न कर सकते हैं, राइट। चलिए अब मैं ये सब वैल्यू उठा के, जैसे ये है, इसकी वैल्यू कहाँ से उठाऊंगा, ये वाली वैल्यू, जेड की वैल्यू कहाँ से उठाऊंगा, ये वाली, नेक्स्ट वाई की वैल्यू यहाँ से, ये वैल्यू ऑब्वियसली यहाँ से, पी की वैल्यू यहाँ, ये सब वैल्यू उठा के आप यहाँ पे वैल्यू रख दें। चलिए मैं रख देता हूँ, ये रख देना, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर यहाँ से हमें कोई भी 2 टर्म लेनी है, इस टर्म का यूज नहीं होता है तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ, इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोग, ठीक है। बार बार काफी बुक में ये मेंशन ही नहीं है, ये पूरा पोर्शन ही हटा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इनमें से कहीं से भी कोई 2 टर्म ले लेंगे, कोशिश करेंगे कि हम लोग पी का एक्स के साथ ले लें। अगर वो नहीं हो रहा तो हम ये भी ले सकते हैं, पी और क्यू, पी और क्यू की टर्म में आ जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों टर्म ले लेता हूँ। फर्स्ट टू इजी लग रहा है क्योंकि पी और क्यू का करूंगा तो पी का करूंगा लॉग पी हो जाएगा, इसका लॉग क्यू हो जाएगा।
सॉल्व हो रहा है, वहां से हम लोग पी की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़े जरा हम लोग। इक्वेशन 2 मान लीजिए फर्स्ट टू मेंबर्स हमने दो ले लिए, ऑब्वियसली लॉग ले लिया, लॉग लेने के बाद हम लोग के पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, P इक्वल टू ए क्यू या Q, ये वैल्यू आ चुकी है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ P की वैल्यू आप लोगों की ए क्यू हो चुकी है। अब ए क्यू होने के बाद अब ये वैल्यू मैंने आपको बताया, ये वैल्यू आप फर्स्ट में उठा के रखिए। हर बार लगभग यही हो रहा है, हर बार यही हो रहा है। बस यहाँ ध्यान रखिए P की वैल्यू ए क्यू ना Q की टर्म में आ रही है, बस ये प्रॉब्लम है। इसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। तो यहाँ पर P की जब इंटीग्रेशन करेंगे सारा, तो P की वैल्यू x की टर्म में ही हो, P की वैल्यू Q की टर्म में होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हो जाए सॉल्व तो अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करेंगे x की टर्म में ही हो जाए। यहाँ है Q की टर्म में, तो हम इसको भी देखेंगे। चलिए कुल मिला के आप समझ लीजिए कि क्या हो रहा है और क्या करने की सोच रहे हैं हम लोग, कि P की वैल्यू Q की टर्म में क्यों आई, नहीं आनी चाहिए, लेकिन P की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे तो Q आ जाएगा यहाँ से। चलिए हम वही करते हैं, ये वैल्यू उठा के मैं फर्स्ट में रख देता हूँ। क्या है, पुटिंग P इक्वल टू ए क्यू इन फर्स्ट। बार बार यही हो रहा है, ध्यान रखिए, बार बार यही हो रहा है। यहाँ 4 पिट में कुछ नया नहीं है, बस वैल्यू में दो ही जगह प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, यहाँ से P और Q निकालने में और फिर इंटीग्रेशन करने में। चलिए जैसे मैं P की वैल्यू ए क्यू रखूंगा यहाँ पर, ए क्यू P यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, तो Q की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू Q की वैल्यू आप लोग सोल्व कर लेंगे, जो कि बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटी सी सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। चलिए मैं कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रखा ये सब वैल्यू इस टाइप से, P की वैल्यू रख दी, यहाँ रख दी और यहाँ रख दी ना। ये सब रखने के बाद सोल्व किया तो यहाँ आ गया Q की वैल्यू। Q की वैल्यू आ चुकी है इन द टर्म ऑफ x एंड y। यहाँ पर P की वैल्यू इन द टर्म ऑफ Q है, बट यहाँ पर Q की वैल्यू जो है वो P की टर्म में नहीं है। अच्छी बात ये है, तो मैं क्या करूंगा, P की वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा, जिससे कि P की वैल्यू भी इन द टर्म ऑफ x y आ जाए, P की वैल्यू Q की टर्म में ना हो। तो मैं क्या करूंगा, ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दूंगा। समझ रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 पुटिंग Q इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, रख दिया हमने, P की वैल्यू 3 में रख दिया हम लोगों ने यहाँ पे। तो P की वैल्यू चेंज होके हो गई ये वाली। ध्यान रखिए P की वैल्यू पहले ये थी, अब हमने Q की भी हेल्प ले ली और हेल्प लेके P की वैल्यू आ गई y इक्वल टू ax। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आगे जो मेन फॉर्मूला था हमारा, आइए नाउ, तो डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। लास्ट में हमें यहाँ पहुंचना है और इंटीग्रेशन करना है, इसी के लिए तो फोकस कर रहे थे हम लोग। दो ही पार्ट है, नंबर 1 पार्ट हमें इसको किसी भी तरह से P और Q फाइंड आउट करने हैं। जब वो फाइंड आउट हो जाए तो दोनों को उठा के यहाँ रख देंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। नंबर 2 पे है इंटीग्रेशन, नंबर 2 पर इंटीग्रेशन। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, P की वैल्यू ये जो आई थी, P की वैल्यू ये आई थी, Q की वैल्यू यहाँ से आई थी, इन दोनों को यहाँ पे रख देता हूँ और रखने के बाद देखता हूँ क्या आता है। चलिए जी, जब P की वैल्यू रख दी, Q की वैल्यू रख दी, कोई डाउट किसको नहीं होना चाहिए, यहाँ डी जेड चल रहा है, राइट। अब आइए, अब मुझे क्या करना है, ये डी जेड है, यहाँ इंटीग्रेशन करना है और यहाँ इंटीग्रेशन करना है। इस पूरे को एक साथ मान लीजिए या अलग अलग मान लीजिए। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। चलिए तो देखो जरा, यहाँ पे ये चल रहा था डी जेड। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले तो इस ए को हटाओ, इस ए को यहाँ ले जाओ और यहाँ ले जाओ, ये हो जाएगा ए जेड डी जेड इक्वल टू वाई प्लस ए एक्स, ये हो गया। ये हो जाएगा ए डी एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई प्लस ए एक्स डी वाई। क्या बोलते हो, y प्लस ए एक्स, वाई प्लस ए एक्स दोनों कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा ए डी एक्स प्लस डी वाई। अब इसको t मान लीजिए एक बार को, y प्लस ए एक्स, वाई प्लस ए एक्स को अगर t मान लोगे तो आप देखो ये dt है, ये dt है, t का dt के रेस्पेक्ट में t स्क्वायर बाई 2 होता है। समझिए बात को, राइट। मैं सॉल्व कर देता हूँ। इसके बाद ये था डी जेड, अब a है, a का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से, यानी ये हो जाएगा a डी जेड है, a डी जेड इक्वल टू वाई प्लस ए एक्स, और ये हो जाएगा a डी एक्स प्लस वाई प्लस ए एक्स, ये हो जाएगा डी वाई। अब ये a प्लस वाई प्लस ए एक्स, वाई प्लस ए एक्स कॉमन ले लीजिए, वाई प्लस ए एक्स, और ये हो जाएगा a डी एक्स प्लस डी वाई।
ये हो जाएगा ए डी डी जेड। अब यहाँ पे देखिए जरा, ये पोर्शन और ये पोर्शन को सही से समझिए। अगर आप इसको टी मान लेते हैं ना तो ये हो जाएगा डी टी। अगर आप इसको टी मानते हो तो ये हो जाएगा डी टी, और इंटीग्रेशन करोगे टी का तो क्या आता है, बस यहाँ समझ लो फिर से, ये अगर टी है तो ये है डी टी। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो टी स्क्वायर बाई 2 आता है। समझ रहे हैं? टी किसको माना मैंने, y प्लस ए एक्स को टी माना, ये हो जाएगा डी वाई प्लस ए डी एक्स, यही तो है ये, ठीक है। तो इसको हो जाएगा डी टी, तो इसका टी स्क्वायर बाई 2। तो मैं क्या करूँ, अगर इंटीग्रेशन करूंगा इसका तो ये हो जाएगा ए जेड इक्वल टू, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, टी स्क्वायर बाई 2 यानी y प्लस ए एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट, अगर a मान रखा है तो b, a पहले से मान रखा है तो b। बस यही फाइनल आपका आंसर। मैं इसको फेयरली कर देता हूँ, रफली मैंने बता दिया, आप इसको इस टाइप से करेंगे। चलिए आगे बढ़े जरा। हमने क्या किया, a इधर ले गए, ये सॉल्व कर लिया, यहाँ ले गए, उसके बाद इंटीग्रेशन किया हमने। इंटीग्रेशन किया तो डायरेक्ट, यहाँ तो डायरेक्ट शो कर दिया, मैंने आपको करके बता दिया है। अगर आप डायरेक्ट नहीं करते हैं इस टाइप से तो आप जैसे मैंने बताया y प्लस ए एक्स को t मान के भी आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। बस यही आपका आंसर फाइनल, ठीक है। इसके अंदर कहीं पर भी आप देख रहे होंगे p और q नहीं है। यहाँ पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है a और b, ये सिंबल बताते हैं आप लोगों को कि यहाँ पर जो x और y दो थे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग a और b है। अगर दो वेरिएबल है इंडिपेंडेंट तो दो ही आपको कांस्टेंट आएंगे। चलिए, कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन में पूछिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोल्व बाय चारपिट मेथड दिस। इसको हमको चारपिट मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यस फंक्शन मान लेंगे हम लोग। यस फंक्शन हम लोग ने मान लिया f की वैल्यू, f इज दिस, राइट। अब इसके बाद हम लोग डेल f ऑन डेल x निकालेंगे। स्टेप वही है, वही स्टेप पुराना स्टेप चल रहा है, बस दो ही प्रॉब्लम है। नंबर 1 p और q कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर 2 इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बस इनके अलावा कुछ है ही नहीं चारपिट में। चलिए, तो डेल f अपॉन डेल x निकाल देंगे, डेल f अपॉन डेल y निकालेंगे। ये रटा हुआ स्टेप है, वही चलना है बार बार। p निकालेंगे, डेल f अपॉन q निकालेंगे। ये वैल्यू निकाल के पहले ही रख लेंगे आप लोग, ठीक है। जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ आ जाएगा py, बाकी x नहीं है छोड़ देंगे। q के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये हो जाएगा px, और y में यहाँ पर भी y है प्लस q, और यहाँ पर y है तो माइनस के z। ऐसे ही करेंगे z के रेस्पेक्ट में, तो z में करेंगे तो माइनस के y। ऐसे ही सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ वैल्यू इसकी, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि डिस्कस करने का टाइम, बेकार ही टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं। x और y और z सब वैल्यू रख दी मैंने। अब ऑब्जेक्टिव इक्वेशंस ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन ये होती है, इसको आपको बार बार कह रहा हूँ लर्न करना ही पड़ेगा, राइट। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं हम लोग। वैल्यू रखने पे देखा हम लोगों ने p के नीचे q सब रख दिए। आगे मैंने नहीं लिखे, 4 ही रखे हैं क्योंकि इन्हीं की जरूरत लेने वाली है। और मेनली जब नीचे 0 आ गया तो मैं इसी को प्रेफर करूंगा, इससे कि p की वैल्यू डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाए। मैं इसको प्रेफर कर रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक, तो p की वैल्यू आ गई 0, डेल p की वैल्यू आ गई a, राइट। आगे बढ़े अगर हम लोग, अब इससे पहले लेक्चर में भी, पहले क्वेश्चन में भी मैंने क्या बताया, जब p और q की वैल्यू आ जाए तो उसको यहाँ पे फर्स्ट में पुट करेंगे और वहां से q फाइंड आउट करेंगे। यही हो रहा है बार बार, तो चलिए वही मैं कर लेता हूँ। p की वैल्यू मैं रख देता हूँ फर्स्ट में, और फर्स्ट में रखने के बाद देखा तो q की वैल्यू आ गई, राइट। अब हमारे पास क्या फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला पे आ जाएगी, डी जेड इक्वल टू ए डी टी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई मैं रख देते हैं जरा, क्या आ गया, डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स क्यू डी वाई। p की वैल्यू यहाँ है, q की वैल्यू यहाँ से और यहाँ रख देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ये आ गया डी जेड इक्वल टू। अब यहाँ की कहानी फिर आगे स्टार्ट होती है इंटीग्रेशन की। तो डी जेड इक्वल टू ये हो गया था हम लोगों का। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ए डी वाई को, ए डी एक्स को इधर ले जा सकते हैं, यानी कि डी जेड माइनस ए डी एक्स इस टाइप से कर सकते हैं। अब दूसरी बात, फिर ये वाला पोर्शन इसके नीचे ले जाइए, जेड माइनस ए एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा वाई अपॉन ए प्लस वाई और डी वाई। बस सिंपल सा ये अरेंजमेंट करना था। बाकी हम लोग या आप लोग जो कर रहे थे मल्टीप्लाई वगैरह में, वो बेकार नहीं जा रहा था। अब देखो नीचे वाले पोर्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है तो लॉग नहीं लेंगे, इसमें लॉग नहीं ले सकते हैं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा log z माइनस ए एक्स। इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं y प्लस ए माइनस ए करके, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, y माइनस ए एक्स को ये नीचे ले गए, बाकी पोर्शन आप लोगों का ए एक्स को यहाँ ले गए
और बाकी y और a प्लस वाई यहाँ रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या देख रहे हैं, यहाँ का डिफरेंस ऊपर है, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर नहीं है, इसको किसी दूसरे मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। या तो हम यहाँ प्लस a माइनस a कर लेंगे, राइट, या इसको a प्लस वाई को t मान लेंगे, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट बता रहे थे, उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमने यहाँ a माइनस a किया, ये पोर्शन डिवाइड करोगे ये 1 आ जाएगा, और जब a अपॉन में करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये पोर्शन है इसका तो 9 हो गया सीधा, 1 का करोगे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ध्यान रखो इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा y, और यहाँ a है, ये a रहेगा यहाँ पर, और नीचे वाला पोर्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर है, ऊपर 1 है जो दिख नहीं रहा है, वो log हो गया। बस यही आप लोगों का फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। सॉल्व दिस बाय चार पिट मेथड, चार और पिट, चार पिट मेथड। ऑब्वियसली सबसे पहले फंक्शन मानेंगे, फिर उसके बाद डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड निकालेंगे। उसके बाद ऑक्सिलरी इक्वेशन पे जाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में से P और Q में से कोई एक निकालेंगे। अगर P निकालेंगे तो यहाँ रखेंगे, Q आ जाएगा, Q निकालेंगे तो Q यहाँ रखेंगे, P आ जाएगा। P और Q आने के बाद हम लोगों का जो dz इक्वल टू P dx प्लस Q dy वाला फंडा है वहां रख देंगे। वहां रखने के बाद आपको इंटीग्रेट करना है, उसको इंटीग्रेट करके लास्ट में टिप्स पे 10 सेकंड में सब ये माइंड में आ जाना चाहिए कि ऐसे 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 करना है। अगर ऐसा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सॉल्व दिस बाय चार पिट मेथड। तो सबसे पहले क्या कर रहा हूं मैं, फंक्शन बना लेता हूं ऑब्वियसली। सबसे पहले मान लिया मैंने फंक्शन f, अब मैं इसका क्या करता हूं, डेल f अपॉन डेल x निकाल। जैसे मैं x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो यहाँ है ही नहीं कुछ, तो 0। फिर y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, y के रेस्पेक्ट में यहाँ पर है p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, डेल f अपॉन डेल z की वैल्यू निकाल लीजिए। z के रेस्पेक्ट में ये है माइनस k। ऑब्वियसली मुझको याद है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली किसी को भी, p और q सब निकालना। चलिए आगे बढ़े जरा। तो डेल f अपॉन डेल x की, y की, z की सब वैल्यू आ गई ऑक्सिलरी इक्वेशंस के लिए। हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोग की होती है p q z, ये आपको लर्न करनी ही होगी, आपको इसको लर्न करना है p q z सब। अब डेल f अपॉन डेल x की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 0, डेल f अपॉन z की वैल्यू यहाँ रख देंगे, फिर बाद में y की वैल्यू ये रखेंगे, z की वैल्यू ये रखेंगे, इस सब वैल्यू उठा उठा के रख दिया मैंने। अब मैंने आपसे क्या बताया, प्रॉब्लम दो ही जगह आएंगी। नंबर 1, इनमें से p और q कैसे फाइंड आउट करें और इंटीग्रेशन कैसे करें, बस दो ही प्रॉब्लम है, बार बार कह रहा हूँ। तो यहाँ पर जरा देखिए, मैं इन दोनों को ले लेता हूँ अगर, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, एक q इधर चला जाएगा, p इधर चला जाएगा, फिर बाद में ये हो जाएगा p dt इक्वल टू माइनस q dq। अब इसको इधर ले जाइए तो प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसका कर लीजिए p स्क्वायर बाई 2 प्लस q स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c1 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इक्वल टू c1 स्क्वायर, या c1 के मैं स्क्वायर छोड़ो c1, जिसको मैं a भी कह सकता हूँ। यहाँ से p और q दोनों आ गए। अब देखो फिर वही प्रॉब्लम आ गई, दोनों अगर आ जाते हैं तो p की वैल्यू इन द टर्म ऑफ q निकालोगे या q की वैल्यू निकालोगे इन द टर्म ऑफ p। तो ऐसे में क्या करेंगे, फिर घूम के वहीं से आना पड़ेगा। चलो मैं स्टार्ट करूं। तो टेकिंग फर्स्ट 2 मेंबर, मैंने क्या किया, ले लिए दोनों, अब इसको वही इंटीग्रेट कर दिया मैंने, इंटीग्रेट किया तो ये आ गया p स्क्वायर, ये आ गया, चलिए स्क्वायर ले लिया इसने, कोई बात नहीं, ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ से p निकाल लीजिए, यहाँ से p निकाल लीजिए, p की वैल्यू रूट में आ जाएगी a स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, और अगर q की वैल्यू निकालते हैं तो फिर दूसरी आ जाएगी। अगर p निकालेंगे तो भी उठा के फर्स्ट में रखनी है, q निकालेंगे तो भी उठा के फर्स्ट में रखनी है। ठीक है, वो रखने के बाद पुटिंग इन इक्वेशन में फर्स्ट q की वैल्यू ही आ गई, p की वैल्यू उठा के रखिए। यहाँ से बीच में लाइन खा गया, फिर कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से p निकालेंगे, एक लाइन और जोड़ दीजिए, a स्क्वायर माइनस, यहाँ तो डायरेक्ट ही हो रहा है, ये वैल्यू डायरेक्ट ही रखी जा रही है यहाँ पर, तो उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो डायरेक्ट q की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से q की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, जिससे कि जो p की वैल्यू है इन द टर्म ऑफ q ना आए। ठीक, वो देखो क्या किया इसने, फ्रॉम 2 उसने बता दिया, फ्रॉम 2 से ये रख दिया, फिर रख दिया वापस से, जब रखा इसलिए तो p की वैल्यू, अब देखो p की वैल्यू इन द टर्म ऑफ q थी, लेकिन अब p की वैल्यू इन द टर्म ऑफ q नहीं है। हाँ z और y में है चलेगा, लेकिन q में तो नहीं है कम से कम। चलिए अब p भी आ चुका, p भी यहाँ से आ गया, ये आ गया p, और q भी आ गया, p
और Q दोनों हो गए। बस सभी को पता है क्या होने वाला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, और जो हमारा मेन लास्ट स्टेप है हम लोग इसके अंदर रख देंगे, P और Q की वैल्यू रख देते। ये आ गया dz, यहाँ वो हमने किया। हमने क्या किया, ये वाला पोर्शन पहले z को इधर ले गए, ये चला गया z dz, फिर ये वाला पोर्शन a स्क्वायर y dy की वैल्यू यहाँ ले गए। ये a जो बता रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, बाकी उस पोर्शन को यहाँ रहने दीजिए। अब ये पोर्शन इसको नीचे ले जा सकता हूँ, ये हो जाएगा dz माइनस a स्क्वायर y dy अपॉन रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर a dx। अब जरा देखो, इसको मैं t मान सकता हूँ, और ये ऊपर डिफरेंशिएशन है उसका, तो यानी ये कुल मिला के ये dt है ऊपर और नीचे है t, और t का रूट है। बस सिंपल सी स्टोरी हो चुकी है, जो कि पहले क्वेश्चन में कराई है। मैंने आपसे पहले ही कहा थोड़ा टफ आएगा, पिछले वाले से टफ है थोड़ा सा यहाँ इंटीग्रेशन, लेकिन है वही t। अब इसको t मान लेंगे, इसको t का dt मान लेंगे। आप फेयरली ऐसा भी कर सकते हो इसको, ठीक है, आप इसको t मान लीजिए कहीं पर, इसको हटा दो थोड़ा साइड। आप इसको z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर को t मान लीजिए। ऐसा करोगे तो 2z माइनस a स्क्वायर 2y dy इक्वल टू dt। ये 2 और 2 है तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ देखिए, ऊपर वाला पोर्शन dt हो गया, ये रहा, और नीचे वाला पोर्शन हो गया रूट t, और रूट t का इंटीग्रेशन जब करोगे तो ऊपर जाएगा t की पावर माइनस हाफ इंटीग्रेशन dt। बस इसके बाद की कहानी आपको पता है। फेयरली करूं मैं, आगे बढ़ूं आगे, चलिए वही मैंने लिया यहाँ पर। यहाँ ये ज्यादा शॉर्टकट लगा रहा है, आप उसकी टेंशन ना लो, डी वगैरह लिख दिया है, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। आपको जो मैंने बताया आप उस मेथड से जाइए, जो मैंने बताया। अगर डी हटा दो आप कोई टेंशन नहीं, आप वही रखो जो है, आप वही रखिए। बस जैसे आप इंटीग्रेट करेंगे तो टी की वैल्यू 1/√t आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन, तो फिर यही है, ठीक है। t की पावर माइनस हाफ होता है ना, t की पावर माइनस हाफ जब इंटीग्रेशन लेते हैं तो क्या आता है, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, और नीचे करोगे तो माइनस हाफ प्लस 1, क्या कहते हो, उस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 है, 1/2 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो हमने 2 लिया था। बस फिर कोई प्रॉब्लम, मतलब अब प्रॉब्लम आती है तो फिर इंसल्ट वाली बात है, 10 12 बेइज्जती है। ये आंसर है बस अगली लाइन में, ये रहा बस आंसर खत्म, ये रहा। इस लेवल में, बीटेक लेवल में अब आपको ये कुछ नहीं करना, सीधा आंसर, टीवी कुछ नहीं माना उसे, मैं तो बता रहा हूँ कि टी मान लीजिए आप इस पोर्शन को टी मान बोले। बस ये स्टार्ट कीजिए जरा, इसको क्या बोलते हो, फंक्शन मानेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव इक्वेशन लगा लेंगे, ऑब्जेक्टिव इक्वेशन वैल्यू रखेंगे, डॉट 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 आगे बढ़ेंगे, बस ये बोले। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिश करूंगा आगे सॉल्व कराने की, नहीं तो काफी हो गया 4 पिट पे, मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, आप समझ रहे हैं। ये लो आपके स्क्रीन पे भी डाल दिए, ये मैं नोट्स में दे दूंगा, ऐसी बात भी आएगी, पीडीएफ में दे दूंगा, पूरी पीडीएफ एक साथ ही दे दूंगा, 4 पिट नंबर 1 और 4 पिट नंबर 2 दोनों के क्वेश्चन मिक्स करके आज जो फाइनल होगी, फाइनल वाली देखिए। चलिए तो फिर चलते हैं, आप मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चे।